हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। दिस इज अनदर वीडियो फ्रॉम चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट। आज का हमारा टॉपिक है एवरेज पावर इन एसी, पावर फैक्टर एंड वॉटलेस करंट। इस वीडियो को देखने के बाद आप वॉट लगाएंगे, आपको खुशबू आएगी, आपको फील आएगा, आपको मजा आएगा। बस आपको इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना है। चैनल पर पहली बार आए हो तो मुझे पता है सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकॉन भी दबा दोगे, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि चैनल पर कंप्लीट 12th फिजिक्स का सिलेबस अवेलेबल है। आपको बस चैप्टर नेम के बाद, आपको बस टॉपिक नेम के बाद अभिषेक साहू लिख के सर्च कर लेना है। आपको वीडियोस मिल जाएंगी, आपको कंप्लीट चैप्टर्स मिल जाएंगे। सेमीकंडक्टर तक कंप्लीट 12th फिजिक्स का सिलेबस अवेलेबल है, एक्सेप्ट 1 और 2 टॉपिक्स, उनको भी जल्दी ही आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो अगर आप कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो, थोड़ी सी मोटिवेशन देना चाहते हो, तो चैनल की लिंक को कॉपी करके अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर देना। अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज पावर इन एसी। तो उससे भी पहले हम पढ़ेंगे पावर इन एसी। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई नॉर्मली हमने क्या पढ़ा हुआ है, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट। अगर हम इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या कि एक सर्किट में एक बैटरी लगी हुई, उसका वोल्टेज है V। उस V वोल्टेज से जो करंट मिल रहा है हमें, उसका अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमें मिलती है इलेक्ट्रिकल पावर। अच्छा भाई, तो नॉर्मली हमने डायरेक्ट करंट के लिए पढ़ा P इज इक्वल टू V इंटू आई, बट दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट करंट में तो वोल्टेज और करंट फिक्स होता है, तो ये फॉर्मूला डीसी के लिए तो वैलिड है। लेकिन एसी में क्या होता है कि वोल्टेज की वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज हो रही होती है, करंट की वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज हो रही होती है। दैट मींस देयर आर n नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यूज इन एसी, चाहे हम बात करें वोल्टेज की या फिर करंट की। सो दिस फॉर्मूला कैन नॉट बी वैलिड फॉर एसी, बिकॉज एसी में क्या होता है, एसी में इंस्टेंटेनियस वैल्यूज होती हैं जो कि कंटिन्यूअसली बदल रही होती हैं, है ना। तो क्या करेंगे कि भाई ये जो फॉर्मूला है, अगर हम इसको ऐसा करते हैं, ये फॉर्मूला किसके लिए बन सकता है, इंस्टेंटेनियस पावर के लिए। बिकॉज यहां पर हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इनटू इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये इंस्टेंटेनियस पावर के लिए है एसी के अंदर। अब अगर हम निकालना चाहते हैं एवरेज पावर इन, तो ये पावर इन एसी हो गया। अगर हम निकालना चाहते हैं एवरेज पावर इन एसी, तो एवरेज पावर निकालने के काफी सारे तरीके हैं, जिनमें से हम ऐसा बोल सकते हैं कि एवरेज पावर, अभी तक जैसे आपने एवरेज करंट निकाला, आपने जो है आरएमएस वैल्यू पढ़ा, तो कैसे निकाला एवरेज पावर निकालने का तरीका क्या कि इंस्टेंटेनियस पावर इनटू बहुत छोटा सा टाइम अपॉन ओवरऑल पूरा टाइम, और इसका इंटीग्रेशन 0 से लेकर t तक, तो आपको ये जो मिल जाएगी वो होगी एवरेज पावर। लेकिन ये जो मेथड होता है ये थोड़ा सा लेंदी मेथड होता है, इस मेथड को अपन यूज नहीं करेंगे। तो इसके अलावा भी एक मेथड होता है, किस चीज के लिए, इसके अलावा भी एक मेथड होता है एवरेज पावर के लिए निकालने के लिए। तो आप यहां से हेडिंग बना सकते हैं एवरेज पावर इन एसी। अब हम फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं, तो जरा ध्यान से देखना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है एक सर्किट में वोल्टेज भी है और करंट भी है, लेकिन वोल्टेज और करंट के बीच में कुछ फेज डिफरेंस है, दोनों सेम फेस में नहीं है। अगर एक ओमेगा टी फेस पर है, तो दूसरा वाला लेट से हमने कह दिया ओमेगा टी माइनस पर है। ठीक है, ओमेगा टी माइनस पाई। तो ये क्या हुआ भाई, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। क्या है ये, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। कितना मान लें, V नॉट साइन ओमेगा टी। V नॉट साइन ओमेगा टी, एनर्जी को डाउन नहीं करना। आई इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट की बात करते हैं, तो जरा ध्यान से देखना, इसको हम लिख सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर सेम फेस में है तो ओमेगा टी लिखने से काम चल जाएगा, लेकिन अगर जो है वोल्टेज और करंट का फेस अलग अलग है, अगर वोल्टेज और करंट का फेस अलग अलग है, तो हम इसको जो है, हमने कहा कि ये ओमेगा टी फेस पर है और करंट जो है उस सर्किट में ओमेगा टी माइनस पाई पर है। ठीक है नाउ, तो अगर हम निकालना चाहते हैं एवरेज पावर, तो इसके लिए जो हमारा तरीका होगा वो कुछ इस तरह से होगा। लाइक सबसे पहले हम लिखेंगे इंस्टेंटेनियस पावर से हम निकालते हैं इसको। ठीक है, तो V नॉट, देखो इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला क्या, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इनटू इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, तो आप इसको लिख दो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इनटू इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V नॉट, हम निकाल एवरेज पावर रहे हैं, कैसे निकालेंगे जरा इसको देखना। V नॉट साइन ओमेगा टी इनटू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई। वैल्यूज को पुट किया। अब इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू V नॉट इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी
इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई। ठीक है, इतना रखा। अब आप जरा ध्यान से देखो, हम क्या कर सकते हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो हमने इसको थोड़ा सा अलग किया, बाहर लिया और यहां पर 2 का इंटू कर दिया और 2 का डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये देखो अपना कैसा बन जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो इसको तो एकदम अलग कर दो, 2 का इंटू 2 का डिवाइड। तो ये जो फॉर्मूला बन रहा है अपना, क्या बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है। क्या बन रहा है, फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी। ए कौन है, ए है ओमेगा टी, बी कौन है, ओमेगा टी माइनस पाई। तो फॉर्मूला बनेगा 2 साइन ए साइन बी। ठीक है ना। चलिए भाई, तो हमने कहा 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने कहा सर ये होता है कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, माइनस कॉस ए प्लस बी। चलिए, अगर हम इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको करें तो क्या बनेगा, इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू, देखो 1/2 वी नॉट आई नॉट तो हो गया अलग, 1/2 वी नॉट आई नॉट तो हो गया अलग। अब हमने जो है इसको तो बाहर निकाल दिया, इसको हम ओपन करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ए माइनस बी। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है आपकी ओमेगा टी, ए की वैल्यू है ओमेगा टी माइनस बी, और बी कौन है, बी है ओमेगा टी माइनस पाई। तो माइनस कर रहे हो ना, ए माइनस बी, तो साइन बी का जो है साइन सब चेंज हो जाएगा, तो ओमेगा टी माइनस पाई की जगह ओमेगा टी प्लस पाई हो जाएगा। ओमेगा टी प्लस का था माइनस का हो गया, फाई जो है माइनस का था प्लस का हो गया। ठीक है, चलिए अब देखो माइनस लगा दिया, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 2 ओमेगा टी माइनस पाई, 2 ओमेगा टी माइनस पाई। ठीक है, चलिए भाई, ये अभी तक आप इंस्टेंटेनियस पावर से आपने स्टार्ट किया और अब जो है आप इसको कहां तक ले जाओगे, एवरेज पावर तक। तो अभी तक जो है अपना चल रहा है इंस्टेंटेनियस पावर। फॉर्मूला क्या है, हाफ वी नॉट आई नॉट, और ये बन जाएगा आपका कॉस ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल होगा तो ओनली कॉस फाई बचेगा, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस पाई, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस पाई, 2 ओमेगा टी माइनस पाई। ये आपको लिख लेना है, यहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ अब इसके बाद कुछ एक आध चीज आपको पता होना चाहिए, जिसको हम जब हमने एवरेज वैल्यू ऑफ एसी पढ़ा था तब आपको उसको खूब बताया था। ठीक है, जैसे कि आपको बता दें कॉस, तब भी हमने इस बात को डिस्कस किया था, फॉर ए कंप्लीट साइकिल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ए कंप्लीट साइकिल, तो कॉस 2 ओमेगा टी साइन 2 ओमेगा टी, ठीक है ना, कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाई, इनकी वैल्यूज जो है कंप्लीट साइकिल के लिए 0 होती है। क्या होती है, 0। तो आप यहां पर लिखेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ cos 2 ओमेगा टी माइनस फाई, cos 2 ओमेगा टी माइनस फाई फॉर कंप्लीट साइकिल इज 0। ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू, अगर ये वैल्यू 0 हो गई तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बचने वाला है। अब देखो, अब ये देखो हमने ये वैल्यू किसकी पुट कर दी, एवरेज वैल्यू। ठीक है ना। तो इसके बाद अगले स्टेप में अब हम इसको इंस्टेंटेनियस पावर नहीं लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर नहीं लिखेंगे, क्या लिखोगे इसको, एवरेज पावर। याद रखना इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला ये है, जब हम बात करते हैं एवरेज पावर की तो एवरेज पावर में ये वैल्यू 0 हो जाती है। तो हमने एवरेज पावर को कंसीडर किया ना, तभी तो 0 हुआ। तो अब जो हमें पावर मिलने वाली है वो है आपकी एवरेज पावर, और फॉर्मूला होता है वी नॉट आई नॉट इंटू कॉस फाई, वी नॉट आई नॉट इंटू कॉस फाई। ठीक है, चलिए भाई याद रखना, अगर जो है ये आपका एवरेज पावर का फॉर्मूला आ गया, ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान देना। अगर हम इसको ऐसे लिखें एवरेज पावर को, जैसे मान लो 2 को आप क्या लिख सकते हो, √2 × 2, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो वी नॉट अपॉन 2 को आपने लिख दिया √2, एक बार और 2 को आपने लिख दिया √2/2, तो वापस से √2 × √2 2 हो जाता है, इंटू कॉस फाई। ध्यान से देखना, अब अगर आप जानते हैं कि वी नॉट अपॉन √2 क्या होता है, बोला वी आर एम एस इंटू आई नॉट अपॉन √2 क्या होता है, बोला IRMS। ठीक है, और इसके साथ में लगा हुआ है cos फाई, इसके साथ में लगा हुआ है cos फाई। ध्यान रखना, दिस इज द डेरिवेशन फॉर
एवरेज पावर इन एसी। बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात सुनो कि ये तो फॉर्मूला हो गया एवरेज पावर का, ठीक है, एसी के अंदर। अब यहां से कुछ और ज़रूरी बातें निकल के आती हैं, जैसे जैसे एवरेज पावर का जो फॉर्मूला है इसको हम बोलते हैं, ये जो VRMS इंटू IRMS, ये देखो इसको हम बोलते हैं वर्चुअल पावर। क्या बोलते हैं? वोल्टेज इंटू करंट क्या होता है? बोला पावर। तो जो VRMS इंटू IRMS इसको हम बोलते हैं वर्चुअल पावर। क्या बोलते हैं? वर्चुअल पावर इंटू कॉस फाई, इंटू कॉस फाई। याद रखना ये जो फाई कॉस फाई है, ये कॉस फाई अपन को पावर फैक्टर निकाल के देता है। क्या देता है? पावर फैक्टर। बात करेंगे क्या होता है। तो एवरेज पावर इज इक्वल टू वर्चुअल पावर इंटू कॉस फाई। वर्चुअल पावर को आप जो है एपरेंट पावर भी लिख सकते हैं, और लगा के लिखना, और वर्चुअल पावर को आप लिख सकते हैं एपरेंट पावर इंटू कॉस फाई। ठीक है ना। सबसे पहले आप जो इसको नोट कर लो और हम आगे बढ़ते हैं, फिर आपको बताते हैं कि वर्चुअल पावर और रियल पावर में क्या डिफरेंस है। वर्चुअल पावर और रियल पावर में क्या डिफरेंस है, जल्दी से इसको नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं, देख लें बोर्ड पे सब कुछ दिखाई दे रहा है। हाँ जी, सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो 1 सेकंड का टाइम दें और हम आगे बढ़ेंगे एवरेज पावर और वर्चुअल पावर पे। ठीक है, अब देखिए वर्चुअल पावर एंड रियल पावर में क्या डिफरेंस है। बहुत छोटी सी बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा ध्यान लगाना। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि एसी सर्किट में आपसे कहा जा रहा है कि वोल्टेज जो है 220 वोल्ट का है। चलिए मान लीजिए अपने घर में कोई अप्लायंस ले लेना, वोल्टेज 220 वोल्ट है और करंट जो है 2 एम्पियर है। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि जो डोमेस्टिक अप्लायंस या फिर जो कुछ भी हम डेली लाइफ में बात करते हैं, वो हमेशा वोल्टेज की एसी के लिए आरएमएस वैल्यू होती है। क्या होती है? आरएमएस वैल्यू। तो आपसे कह दिया कि ये बताओ कि पावर क्या होगी, तो आप क्या करोगे भाई? वोल्टेज इंटू करंट। तो आपने कहा कि पावर जो हो जाएगी इसकी 220 इंटू 2, दैट मीन्स पावर आपकी हो गई 440 वॉट। तो आप बोलोगे भाई ये जो डिवाइस है 440 वॉट पावर कंज्यूम करता है ना। तो आपने कहा कि ये जो पावर है वो 440 वॉट हमें मिल रही है सर्किट से, लेकिन क्या आपको एक्चुअल में इतनी पावर मिल पा रही है? बोला नहीं, ये तो सिर्फ हमें वोल्टेज और करंट देख के पता पड़ रहा है। ये सच्चाई नहीं है। वर्चुअल का मतलब क्या? कि जो सच्चाई ना हो, जो सिर्फ ऐसा नजर आता हो जो सच्चाई ना हो, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल। तो वर्चुअल पावर क्या कि हमें नजर आ रहा है कि 440 वॉट पावर हमें 440 वॉट की पावर हमें मिलेगी, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई क्या है? सच्चाई हमारे सामने जब आती है एसी में, जब फेज डिफरेंस को कंसीडर किया जाता है, व्हेन फेज डिफरेंस इज कंसीडर्ड। तो अभी जो हमने सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज और करंट को ध्यान में रखते हुए जो पावर निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड योर वर्चुअल पावर। वोल्टेज और करंट को ध्यान में रखते हुए जो पावर निकाली जाती है, दैट इज कॉल्ड योर वर्चुअल पावर। लेकिन जब हम फेज डिफरेंस फाई को भी कंसीडर करते हैं, तब जो पावर निकाली जाती है, दैट इज कॉल्ड योर रियल पावर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि मेरे पास जो है अगर मुझे रियल पावर निकालनी है तो कैसे निकालूंगा? अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा। क्या फॉर्मूला पढ़ा? VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। याद रखना कि पावर जो एवरेज निकालने वाला हूं मैं, वो कितना भाई? 220 इंटू 2 इंटू कॉस फाई। लेट से मान लिया कि मैंने जिस सर्किट की बात कर रहा हूं उस सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच में 30 डिग्री का जो है फेज डिफरेंस है। कितने का? 30 डिग्री का। तो क्या बोलोगे? कॉस फाई की जगह आप पुट करोगे कॉस 30। ठीक है ना। नाउ तो यहां पर पावर का फॉर्मूला क्या आ गया? बोला जो है 440 इंटू कॉस फाई की वैल्यू पुट करना, √3/2 हो जाएगा, वापस से बचेगा 220, और 220 का √3 से इंटू करोगे तो आपको ये जो मिलने वाला है पावर इज इक्वल टू 374 वॉट। जहां तक ये वैल्यू मुझे याद है, ये 374 वॉट ही है। ध्यान रखना कि ये जो पावर है ये हकीकत है, ये सच्चाई है, ये एक्चुअल है, ये रियल पावर है। समझ में आता है ना? ये क्या है? ये वर्चुअल पावर है। लेकिन जब फेज डिफरेंस को भी कंसीडर कर लिया जाता है इन केस ऑफ एसी, तब जो पावर हमें मिलती है वो रियल पावर होती है। तो याद रखना कि ये जो रियल पावर हमें मिल रही है, ये किस पर डिपेंड करने वाली है? ये डिपेंड करती है कि आपका कॉस फाई कितना है।
अगर cos फाई ज्यादा है तो रियल पावर जो है ज्यादा हो जाएगी, cos फाई की वैल्यू कम है तो रियल पावर जो है आपकी कम हो जाएगी। तो याद रखना कि जो cos फाई है बड़ा ही डिसाइसिव फैक्टर है या नहीं। तो जैसे मान लो आपने पढ़ा एवरेज पावर का फॉर्मूला, एवरेज पावर का फॉर्मूला पढ़ा आपने VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। तो ये जो VRMS इंटू IRMS ये क्या है आपका, ये आपकी वर्चुअल पावर, और cos फाई क्या है, cos फाई है आपका पावर फैक्टर, ये है आपका पावर फैक्टर। याद रखना cos फाई क्या है, पावर फैक्टर है भैया, पावर फैक्टर है। अब ये पावर फैक्टर कितने से कितने के बीच में लाई करता है, तो याद रखना cos फाई लेट्स से हमने कहा 0 to 90, फेज डिफरेंस इतना ही हो सकता है 0 से लेकर 90 तक। तो आपने कहा कि cos आप इसको बोल सकते हो cos 0 अगर आप पुट करते हैं तो आपको कितनी वैल्यू मिलेगी, बोला 1। cos 90 अगर आप पुट करते हैं तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, 0। तो cos 90 वाले केस में जो एवरेज पावर जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। कैसे बात करते हैं, चलिए। तो आप जो है अब आप हेडिंग बना सकते हैं एवरेज पावर इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टिव सर्किट, एवरेज पावर इन केस ऑफ LCR सर्किट, एवरेज पावर इन केस ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ठीक है ना, बस आपको इसको अच्छे से समझ लेना है तरीके से। एवरेज पावर इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है। इसी तरह से अलग अलग आपको हेडिंग बनानी है इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो फॉर एग्जांपल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट प्योर रेजिस्टिव सर्किट, तो यहाँ पर जो है हमारे पास एक रेजिस्टेंस हो गई और ये हमारे पास इस तरह से AC सोर्स लगा दिया। तो आप समझते हो कि इसमें VRMS दैट मीन्स वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल होता है, जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 0। तो आप यहाँ पे लिखेंगे cos 0। तो फॉर एग्जांपल आपने वोल्टेज जो सप्लाई किया वो 220 वोल्ट का है, करंट जो है इसमें 2 एम्पियर का फ्लो हो रहा है, दैट इज RMS वैल्यू। तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो आप यहाँ पर देखते हैं कि एवरेज पावर इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टिव सर्किट आपको कितनी मिलेगी, 440 वाट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि रेजिस्टेंस के केस में, प्योर रेजिस्टेंस के केस में जो पावर का लॉस है वो बिल्कुल नहीं हो रहा। जो आपकी एवरेज, जो आपकी वर्चुअल पावर थी वही आपकी रियल पावर है। एवरेज मतलब जो पावर का लॉस है वो 0 है इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टिव सर्किट। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट प्योर इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट, तो याद रखना कि इंडक्टर के केस में और कैपेसिटर केस में जो फाई होता है वो 90 डिग्री होता है। तो अगर आप इसको निकालेंगे तो 220 इंटू 2 या आपकी VRMS या आपकी IRMS और cos 90, ये 90 क्या है, ये 90 है आपका फेज डिफरेंस। तो ये आपका एवरेज पावर निकलने वाली है ना। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, बोला 0। तो जो आपकी एवरेज पावर होगी वो कितनी होगी, एवरेज पावर आपकी 0 होगी। याद रखना कि इसका मतलब है कि पावर कंज्यूम्ड इज 0 इन केस ऑफ कैपेसिटिव एंड और इंडक्टिव सर्किट, ठीक है ना। तो याद रखना कि यहां पर जो है एवरेज पावर VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, याद रखोगे VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। अब देखो ये जो VRMS IRMS cos फाई है, याद रखना कि इंडक्टर केस में, कैपेसिटर केस में जो एवरेज पावर है वो आपकी 0 है। तो ये जो करंट हो गया, इस करंट से हमने कोई भी वर्क नहीं ले पाया, है ना। इस करंट के कारण हमें कोई भी वॉट नहीं मिला, इस करंट के कारण हमें कोई भी वॉट नहीं मिला, कोई भी पावर हमें नहीं मिली। दैट्स व्हाई हम इस करंट को कहते हैं वॉटलेस करंट। क्या कहते हैं, हम इस करंट को कहते हैं वॉटलेस करंट, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई वॉटलेस करंट क्या होता है, तो याद रखना इन केस ऑफ प्योर इंडक्टिव एंड प्योर कैपेसिटिव सर्किट, एवरेज पावर इज इक्वल टू 0. So current does not do any kind of work. That's why this current is called whatless current, है ना। Power consumption due to this current is 0. That's why this current is called whatless current.
ठीक है, याद रखोगे, याद रखोगे। चलिए भाई, वॉटलेस करंट को बताने के लिए अच्छा और क्या बोल सकते हो कि जब वोल्टेज और करंट के बीच में, जब वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री हो, तो ये जो करंट होता है, ये जो करंट होता है, ये करंट वॉटलेस करंट कहलाता है, क्योंकि आप यहां पर पुट करंट करने वाले हो V इंटू आई इंटू कॉस 90, आरएमएस वैल्यूज हैं, तो आपको एवरेज पावर कितनी मिलेगी, बताइए, आपको मिलेगी 0, cos 90 वैल्यू 0। याद रखना व्हाट इज वॉटलेस करंट, तो बोलो whenever in a circuit voltage and current are at 90 degree phase difference, then in that circuit average power becomes 0। और जब एवरेज पावर 0 हो जाएगी तो उस करंट ने कुछ काम ही नहीं किया, उस करंट ने कुछ पावर ही कंज्यूम नहीं की, एंड उस करंट को जब कोई पावर कंज्यूम नहीं की तो हम उसको बोलेंगे वॉट पावर, वॉटलेस करंट। ठीक है, तो जो 90 डिग्री वाला कंपोनेंट होता है वो वॉटलेस कंपोनेंट होता है, उसको हम वॉटलेस कंपोनेंट बोलते हैं। आपको बुक्स में कैसे मिलेगा, फॉर एग्जांपल आप ये मान के चलो कि हमारे पास जो है ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, और ये रहा करंट, ये कितने पर है, बोला फाई एंगल पर है। तो आप इसको ऐसे मान सकते हो कि करंट को अगर आपने रिजॉल्व किया, क्योंकि फेजर डायग्राम में तो इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, तो आपने इसको करंट को रिजॉल्व किया तो ये वाला कंपोनेंट कहलाएगा आई कॉस फाई, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी आई साइन फाई। अब आप एक बात बताओ कि वोल्टेज और करंट का कौन सा कंपोनेंट है जिनके बीच में जो है, जिनके बीच में 90 डिग्री बन रहा है, तो क्या बोलोगे कि ये जो आई साइन फाई वाला कंपोनेंट, आई साइन फाई वाला कंपोनेंट और V के बीच में, आई साइन फाई और V के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। तो आई साइन फाई करंट के, आई साइन फाई कंपोनेंट के कारण कोई भी जो है पावर कंज्यूम नहीं होगी, बिकॉज इनके बीच में बन रहा है 90 डिग्री। ठीक है ना, तो क्या बोलोगे कि जो आई साइन फाई वाला कंपोनेंट है ये वॉटलेस करंट है। ये क्या है भाई, ये वॉटलेस करंट है, वॉटलेस करंट। समझ में आता है, प्रूव कर दो तो भाई P एवरेज इज इक्वल टू V इंटू आई कॉस फाई, V इंटू आई कॉस फाई, वोल्टेज इंटू करंट इंटू, देखो ये तो क्या है, वोल्टेज इंटू करंट, तो V इंटू आई कॉस फाई इंटू फॉर्मूले का कॉस फाई, तो फॉर्मूले का कॉस फाई ये हो गया। ठीक है, अब देखो ये वोल्टेज और ये करंट कितना एंगल है, कितना है, क्या बोलोगे आपने कहा कि भाई 0, तो cos 0 की वैल्यू पुट करो तो आंसर आपके पास कुछ आएगा, है ना, V इंटू आई कॉस फाई। इसी तरह से अगर यहाँ पे पुट करोगे ये V और आई साइन के बीच में, आई साइन फाई में, तो आपको जो है 90 डिग्री मिलेगा, और आप बोलोगे कि भाई ये आपका वॉटलेस करंट है। याद रख पाओगे वॉटलेस करंट क्या होता है। अच्छा, अब देखो, अब आपसे कहा जाएगा कि रेजिस्टेंस के केस में पावर कंज्यूम कितनी होती है, रेजिस्टेंस के केस में पावर कंज्यूम कितनी है, फॉर्मूला निकालने को कहा जाएगा। तो याद रखना, कैसे निकालोगे, निकालो P एवरेज इज इक्वल टू, देखो ये आपकी हेडिंग है, ये आपको जो है कई बार 1-2 नंबर में पूछ लिया जाता है। क्या पूछा जाता है, आप इसको हेडिंग बना सकते हो, फाइंड पावर consumed in AC in pure resistive circuit, कैसे निकालोगे, तो उसको तो कैसे करते हैं, आप यहां पे लिखा एवरेज पावर इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई, ये लिख दिया आपने। ध्यान से देखना क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अच्छा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एवरेज पावर इज इक्वल टू VRMS को आप ऐसे लिख सकते हो IRMS अपॉन R, लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है IR, है ना, तो आपने इसको लिखा IRMS इंटू, ये आपका हो गया R, ये आपने VRMS को लिख दिया, इंटू IRMS cos फाई कितना होगा, cos 0, प्योर रेजिस्टिव में होता है नहीं होता, तो एवरेज पावर अभी कितनी निकल के आ गई, IRMS स्क्वायर इंटू R। इसी चीज को आप क्या लिख सकते हो, एवरेज पावर इज इक्वल टू IRMS को आप क्या लिख सकते हो, I0 बाय √2 का होल स्क्वायर इंटू R। तो आप जो है एवरेज पावर कितनी बन जाएगी, I स्क्वायर बाय 2 इंटू R। ये एवरेज पावर इन AC है इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टिव सर्किट। अच्छा, याद रखना ये इतना हो गया। अगर आपसे कह दिया जाए कि एलसीआर सर्किट में कितना होगा,
एलसीआर सर्किट में एवरेज पावर अगर आपको निकालनी है तो कैसे निकालोगे, जरा देखना। एलसीआर सर्किट में एवरेज पावर अगर आपको निकालनी है तो कैसे निकालोगे, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्या करोगे, इसके लिए काम करना है आपको। आप यहां पे रखना एवरेज पावर इन एलसीआर सर्किट, एवरेज पावर इन एलसीआर सर्किट, ठीक है। क्या करते हो, एलसीआर सर्किट में अगर आप जो है इंपीडेंस ट्रायंगल बनाओ तो ये होता है एक्सएल माइनस एक्ससी, ठीक है। यहां मान लो कि ये आपकी रेजिस्टेंस है, ये आपका रिजल्टेंट इंपीडेंस है और ये पाई है। ये इंपीडेंस ट्रायंगल इस तरह से आपने बनाया होगा, ठीक ना। तो अगर आप यहां पे लिखते हो एलसीआर सर्किट में एवरेज पावर इज इक्वल टू वी आरएमएस इंटू आई आरएमएस इंटू कॉस पाई, तो यहां पर अगर आप cos फाई की वैल्यू निकालो, cos फाई क्या होता है, cos फाई होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वी आरएमएस इंटू, अच्छा ऐसा कर सकते हैं कि वी आरएमएस को क्या लिखते हो, करंट इंटू रेजिस्टेंस। अब यहां पे रेजिस्टेंस का मतलब क्या, इंपीडेंस, ठीक है ना। नाउ जेड हो गया, क्योंकि एलसीआर सर्किट की बात करते हैं तो एलसीआर सर्किट में जो रुकावट है वो उसको क्या बोलते हैं, इंपीडेंस, जेड आई आरएमएस इंटू कॉस फाई। कॉस फाई को निकालो कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है आर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जेड आ गया, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, तो एवरेज पावर इज इक्वल टू आई आरएमएस स्क्वायर इनटू आर, हो जाएगा नहीं जाएगा। आप इसको कैसे लिख सकते हो, ये तो ये डायग्राम का इसको घटाओ, आप इसको कैसे लिख सकते हो, एवरेज पावर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर, वहां से देखो बाय 2 इनटू आर। तो एवरेज पावर इन केस ऑफ एलसीआर सर्किट और इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टिव सर्किट इज इक्वल टू ईच अदर। याद रखना, आपसे पूछ लिया जाता है, कॉम्पिटिशन में पूछ लिया जाएगा कि एवरेज पावर इन केस ऑफ एलसीआर सर्किट इज इक्वल टू एवरेज पावर इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव, ऑल ऑफ दीस, ठीक है ना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ आया होगा, और जैसा आप स्टार्टिंग में कहा था वो शायद आपको कहीं ना कहीं खुशबू, कहीं ना कहीं फील जरूर आई होगी। तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपके कमेंट का जरूर वेट करूंगा। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा है तो जरूर बताएं, और थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एक ही बात कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना, लेकिन अगर आप कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो तो इस चैनल की लिंक को कॉपी करके अपने फ्रेंड्स का जरूर शेयर करें, तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू गाइस, थैंक यू, सी यू अगेन, थैंक यू।